सुसंध्या आप सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ छवि और अब एक शायरी के साथ में मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। काफ़ी संख्या में खेडली वासी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दो शब्द मैं कहना चाहूँगी। अजीज के इंतजार में ही पल के हम बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में ही पल के हम बिछाते हैं, समारोह की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अतिथि गणों का, उसके अलावा यहां पर मौजूद तमाम खेडली वासियों का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस के स्पेशल शो सूरत बदलनी चाहिए में। चलिए अब इसी बीच में हमारे सहयोगी स्वप्निल आ चुके हैं, आगे की आपको तमाम अपडेट्स देंगे। देखिए कुछ ही देर में समाचार प्लस ने हाल ही में किस तरह से परफॉर्म किया है ये मैं आप लोगों के बीच में हम सभी मिलकर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक उद्देश्य के साथ इस चैनल की हम लोगों ने शुरुआत की है। अमूमन आप देखेंगे जब कोई चैनल शुरू होता है तो लॉन्चिंग के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। हमारा चैनल शुरू होता है उससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए हम सभी ने आप तक खबरें पहुंचाना शुरू कर दी थी, क्योंकि मकसद था कि हमें खबरों के साथ जीना है और खबरों के लिए जीना है। और उसी मकसद के साथ समाचार प्लस आगे बढ़ा। तमाम चेहरे एक साथ मिलते चले गए, कई पुराने दोस्त, कई नए साथी, और समाचार प्लस की ये जर्नी शुरू हुई और विश्वास मानिए मंजिल तक जाएगी। लेकिन शुरुआत में समाचार प्लस उत्साह के साथ, जोश के साथ किस तरह का दिख रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नमस्कार। यहाँ आए हुए सभी खेडली वासी, सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी से कि वो एमएलए साहब को मंच पर लेके आएं। चेयरमैन साहब गीचगढ़िया जी मंच पर पधारें। प्रमोद बंसल जी व्यापार समिति के अध्यक्ष मंच पर पधारें। गोकुल चंद जी मंत्री व्यापार समिति। संदेश खंडेलवाल जी उपाध्यक्ष नगर पालिका खेडली मंच पर पधारें। इशाक हारून जी क्षेत्रीय निदेशक कृषि विपणन बोर्ड मंच पर पधारें। दिलीप सिंह जी सचिव कृषि उपज मंडी खेडली मंच पर पधारें। डॉक्टर मनोज मोरारका जी कबीरा ऑयल के एमडी मंच पर पधारें। महेश जी अग्रवाल श्याम मसाले मंच पर पधारें। सुरेश जी अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ मंच पर पधारें। मैं आप सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूं। मंच पर आप विराजमान हो चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो कि परंपरा है दीप प्रज्वलन के साथ, आप सभी शिरकत कीजिए दीप प्रज्वलित के लिए। जिस तरह से लीडर की बात की जाती है और लीडर की जब बात होती है, जैसा कि राजा और महाराजा हमारे जहन में आते हैं, हमारे ख्याल में आते हैं। राजा महाराजा नेतृत्व करने वाले कई हुए हैं, लेकिन नेतृत्व की क्षमता के आधार पर पहचान बनाने वाले
सिर्फ कम ही होते हैं। जैसे विरासत काल में महाराणा प्रताप और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है। वहीं पर ठीक वैसे ही अब मैं बुलाना चाहूंगी ऐसी शख्सियत को जिन्होंने पत्रकारिता के जगत में लीडरशिप को रीडिजाइन किया है। जी हाँ, पत्रकारिता के जगत में इस लीडरशिप को रीडिजाइन किया है, जो लोगों को आपके साथ में कर्मचारी नहीं बल्कि सहयोगी के तौर पर जोड़ते हैं। एक ऐसी शख्सियत नहीं रही होगी जिनका उन्होंने इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं लिया हो, उन्होंने आपकी आवाज ना उठाई हो। ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संबोधन के लिए समाचार प्लस के चैनल हेड जेपी शर्मा सर को। सर आइए, और यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं उन सभी को अपने संबोधन के द्वारा अपने जो यहाँ पर मूल वचन है, जो शब्द है, वो दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जेपी शर्मा है और मैं इस चैनल में जैसे मेरे दूसरे साथी काम कर रहे हैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ। इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश ये पूरी टीम कर रही है, उस टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ। मंचस्थ जो अतिथि हमारे हैं, माइक है तो माइक, हेलो, मंचस्थ जो हमारे अतिथि हैं, आदरणीय एमएलए साहब श्री बाबूलाल गुप्ता जी, जिनका हमको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है व्यक्तिगत स्तर पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, साथ ही बंसल साहब जो यहाँ आपकी मंडी के अध्यक्ष हैं, मंचस्थ दूसरे जो अतिथिगण हैं, आप सबका, और आप जो सब सामने खड़े हैं विराजे हुए हैं, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि गांव देहात में, ऐसे गांव में जहां मैं 8-9 साल का जब तक था तब तक रहा, तो लाइट नहीं थी, और अब हम एक चैनल के ज़रिए लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो मंच पर विराजमान लोग हैं उनमें से ज़्यादातर संघर्ष करके आगे बढ़े हुए, अपना मकाम बनाए हुए लोग हैं, ऐसे ही आप सब हैं। इसलिए कोई औपचारिक भाषण जैसी कोई बात नहीं है, अनौपचारिक बातचीत है सारी। हमारे दीपक लवानिया बैठे, मेरे बहुत पुराने मित्र, दैनिक भास्कर में दौसा हुआ करते थे, तब से हम साथ में हैं, और अभी हमारे संभाग प्रभारी हैं भरतपुर के इस चैनल में। तो इस कार्यक्रम का नाम सूरत बदलनी चाहिए, और बदलाव जो जीवन का एक निरंतर एक हिस्सा है, उसके बारे में बहुत छोटी सी बात कह के मैं इसको अपनी बात कंप्लीट करूंगा ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। आज से 20-25 साल पहले की पत्रकारिता याद करिए, पहले का मीडिया का दौर आप लोग याद करिए। जब अखबार में हमारे गांव का नाम छप जाता था तो हम उसको बड़ा चाव से पढ़ा करते थे, आज तुम्हारे गांव का नाम आया अखबार में, उस अखबार को सहेज के रखा करते थे। फिर धीरे धीरे स्थिति ये आई कि आपके शहर का, आपके ज़िले का पूरा एक पेज आने लगा, फिर 4 पेज आने लगे, फिर टीवी चैनल्स जो नेशनल चैनल पे, दूरदर्शन पे कभी नाम आ जाता, चिट्ठी पत्री कार्यक्रम जो हुआ करता था उसमें भी किसी का नाम आ जाए, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि विधायक जी का पाला पड़ता रहता है, मीडिया के 20-25 माइक एक साथ सामने आकर लगते हैं और पूछते हैं, तो उनको कहना पड़ता है कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पार्टी आला कमान से पूछिए, ये वो, इस तरह से बचना पड़ता है। तो स्थिति यहाँ से होते होते यहाँ तक आ गई है। इसके साथ ही परिवर्तन दूसरा ये आया है कि उस वक्त मीडिया में कोई छोटी सी चीज़ भी आ जाया करती थी तो उस पर एक्शन ये माना जाता था कि इस पर होगा। अब स्थिति ये हो गई है कि चैनल्स हों, अखबार हों, वो सब किसी खबर पर अगर कोई असर होता है तो वो असर भी अपने आप में एक खबर हो जाती है। दूसरा, एक अच्छी बात ये हुई है कि एक मीडिया में आपकी बात पहुंचे, फिर मीडिया के जरिए शासन तक पहुंचे, फिर शासन उस पर एक्शन करे, एक लंबी प्रक्रिया थी। अब ये है कि टीवी पर सीधा लाइव कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है, कोई और ऐसा मामला हुआ है, कोई वारदात हुई है, सीधा प्रशासन तक पहुंच रही है, प्रशासन उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है। उससे भी आगे की जो बात आती है वो इस तरह के इवेंट में आती है, जब आप जो किसी मामले में कोई एक्शन चाहते हैं, कोई नवाचार चाहते हैं कि कोई नई शुरुआत हो, चाहते हैं कि कोई बरसों से लंबित समस्या है उसके ऊपर काम हो, तो टीवी पर खबर चलाना और उसको समाधान की दिशा में ले जाना एक प्रक्रिया है। दूसरा तरीका यह है कि हम यहीं बैठे हुए हैं, इसी चौपाल पर आप बैठे हुए हैं, इसी चौपाल पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनको ये सब करवाना है। तो समाचार प्लस ने कोशिश की है कि यहीं से बात आए और यहीं से समाधान आए। आप अपनी बात रखें,
और हम उसका समाधान खोजें, हाथों हाथ उसका समाधान निकले। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूं आपको कि इस श्रृंखला की शुरुआत हमने खेतली से की है, जिसका कारण मुझे संभवतः ये लगता है कि आपके यहाँ जो मंडी अध्यक्ष जी हैं, आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं, हमारे बाबूलाल गुप्ता जी जयपुर से पधारे हुए हैं, आप सबने एक बहुत हेल्दी तरीके से और बहुत आशावादी तरीके से इस दिशा में देखा कि इस तरह का कोई इवेंट अगर आयोजित किया जाता है, लोगों की समस्याओं से हम सीधे रूबरू होते हैं। राम राज कैसे आएगा जब हमारी जो भी जरूरतें हैं उनका समाधान हासिल हो जाए। हमारी जरूरतें क्या है, हमारी मजबूरियां क्या है, वो तमाम बातें आज हम यहाँ पूछेंगे सवाल और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत मुझे ऐसा लगता है अगर राम राज चाहिए तो राम जी के जयकारे से ही शुरुआत होनी चाहिए। एक बार आप सभी अगर मेरे साथ कहें जय श्री राम, जय श्री राम। विधायक जी, शुरुआत मैं आपसे इस बात से करना चाहता हूं कि विधानसभा सत्र शुरू होने है, आप जाएंगे तो क्या खुशखबरी लेकर आ सकते हैं? हम कौन सी उम्मीद रखें, उसके बाद मैं लोगों की उम्मीदें आप तक पहुंचाता हूं। देखिए, 19 तारीख से छोटा सत्र चालू होगा, राज्यपाल अभिभाषण होगा, राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव चालू होता है। इस पे कोई खुशी और घोषणा का कोई विधानसभा में नहीं होगा, फिर भी जिस नियम और संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कोई बात आएगी तो मैं जो कहा है कि क्षेत्र की, चाहे वो कस्बा की सीवरेज की बात हो, इन जैसे सवालों को समय समय पर उठाऊंगा। खुशी जो होगी उसको सब जनता के सामने सबको पता लग जाएगा। विधायक जी, आप बैठ जवाब दे सकते हैं, आपको बार बार खड़े होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ज्यादातर सवाल आप ही से होने वाले हैं। अब देखिए, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, ये अनाज बाजार है, उस तरफ सरकार है और इस तरफ तलबगार हैं। मेरी तलब सिर्फ इतनी है कि सवालों का जवाब विधायक जी और प्रशासन के तमाम चेहरे देते रहें, और आपकी तलब सिर्फ इतनी है कि जो आपकी जरूरतें हैं उसका समाधान निकल पाए। तो मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के बीच से ही। सबसे पहले कौन सवाल पूछना चाहेगा, किससे पूछना चाहेगा? एक बार देखिए, पीछे हाथ उठाए। चलिए, मैं उनके बाद आपके पास आता हूं। वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं, पानी की बात तो विधायक जी आपने खुद ही कर दी, इसके अलावा जान से जुड़ी समस्याएं हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सी जरूरतें हैं, लेकिन वो किस तरह की हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल ले लेते हैं, किन से पूछना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मेरा सवाल प्रशासन सहित माननीय रमेश जी खींची साहब जो विधायक हैं कटुमर के, उनसे रहेगा। तो मैं सबसे पहले माननीय खींची साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, कटुमर क्षेत्र और खेड़ली क्षेत्र के थाने अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट, जिसे हम देसी स्थानीय भाषा में 3 एक्ट कहते हैं, उनमें लगातार 8 और 10 साल से टॉप पर बने हुए हैं। मैं चाहता हूं ऐसी गुंडागर्दी और ये सब जो अनर्गल केस लगवाए जाते हैं वो 0 पर आने चाहिए। हमारा क्षेत्र, इस क्षेत्र में शांति स्थापित रहनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा, जो गुंडागर्दी फैला रखी है, जबरदस्ती सामान्य नागरिकों पर बीजेपी सरकार का मुख्य मुद्दा है। हाँ, और ये खींची साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। अब एक आम नागरिक ये जानना चाहता है कि भाई हमें न्याय मिले, उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? कानून व्यवस्था के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा है 100 दिन की कार्य योजना बनाइए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। निश्चित रूप से जो समस्याएं आपने उठाई है उन समस्याओं पर परीक्षण करवाया जाएगा। निश्चित रूप से कोई गलत यदि इस तरह का कर रहा है तो अधिकारी के खिलाफ आप लिखित में दीजिए, कानून कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन विधायक साहब इसी देखिए, जो उन्होंने पॉइंट कहा, बेगुनाह लोग फंसा दिए जाते हैं, उनका कहना ये था। अब उसमें अगर तेजी लानी है तो आपको सिस्टम की ओवर ऑयलिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस जो करके गई वो आपसे छुपा नहीं है। देखो, ये हस्तांतरण वाला कोई धंधा हमें नहीं चलाना। जो गलत काम करेगा, मैंने कहा है ना, टू द पॉइंट अपनी बात को रखिए। जिसने गलत, किसी अधिकारी ने गलत किसी को फंसाया, झूठा फंसाया, उस अधिकारी की उच्च अधिकारियों के माध्यम से जांच कराई जाएगी और उसको कानून कार्रवाई के अंतर्गत जो दंड मिल सकता है वो दंड दिलवाया जाए। लेकिन बेगुनाह पर तो एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है। ऐसे में इसमें तेजी लाई जा सके, इसके प्रयास आप करें, इस बारे में जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जो अधिकारी का मुझे कोई स्पेसिफिक नाम बता दें, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सजा दिलाने काम कर देंगे। देखिए, तालियां बजनी चाहिए इस बात पर।
अगर किसी को बेगुनाह को फंसाया जाता है और आप अगर विधायक जी तक पहुंचते हैं या जिम्मेदार लोगों तक पहुंचते हैं तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। आश्वासन आपको मिला है, मुझे उम्मीद है आपको भी खुशी हुई होगी। एक सवाल यहां से मेरे पास पहुंचा था, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। जी, मेरा सवाल मंडी सचिव साहब बैठे हुए हैं उनसे और व्यापार मंडी के अध्यक्ष साहब हैं उनसे है कि यहाँ जब भी हम किसान के रूप में अपनी फसल बेचने आते हैं तो उसमें हमसे जितने 50 किलो के कट्टे की भर्ती की जगह एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा लिया जाता है? उसका क्या कोई कानून बना हुआ है या फिर ऐसा ही चल रहा है? दिलीप सिंह जी, मुझे लगता है ये सवाल आपसे है। कुछ मंडियों में कुछ परंपरागत तरीके से कुछ प्रावधान रहते हैं। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वेट लिया जाता है वो जो कट्टा होता है खाली, उसका वेट को जीरो करके फिर तौल की जाती है। तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम की शिकायत आप ऑफिस में कीजिए और विदिन उसी दिन इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जरूर। कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? एक सप्लीमेंट्री पॉइंट जोड़ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मौका दे रहा हूं। क्या पता नहीं है आप लोगों को कि ये क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में नहीं है क्या? मैं बोलूंगा, देखिए मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ। प्रमोद जी कुछ बोल रहे हैं। जब आपका माल तुलता है, मैं कई बार खुद गया हूँ किसानों से, भाई ये माल फैला रहे तुम आप इकट्ठा करो इसको। वो हमारे घर में नहीं आता है, वो क्या है, वो छड़ा वाले जाते हैं उस माल को। मैं कई बार जाता हूँ कहने। देखिए हमारा मकसद ये, अब आप आज मैंने पहली बार ये सवाल सुना है। हाँ। मैं एडी साहब विराजमान है, इसको पैरेटिव लीजिए और मैं समझता हूँ आज के आज इसका समाधान होना चाहिए। पूरी जानकारी प्राप्त हो कि इस तरह का यदि घटना घटी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ये विधायक जी ने भी इसमें दखल चलिए, दिया है, चलिए। तालियां बजा दो। ठीक है, एक बार। ठीक है। स्वप्निल, यहाँ पर आधी आबादी का एक सवाल है, महिला सवाल करना चाहती है। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। मेरे वार्ड नंबर 12 में गांधी पार्क स्थित है और जो कि नगर पालिका के पास ही है। नगर पालिकाओं ने उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर जमावड़ा कर रखा है, जिससे मेरे स्वतंत्र भारत में भी महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। पुलिस प्रशासन से बार बार शिकायत करने पे 1-2 दिन कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर वापस नॉर्मल वही पुनः स्थिति वही हो जाती है। दूसरी समस्या मेरी पेयजल की थी, जिसमें मेरे को माननीय एमएलए साहब ने एक आशा की किरण दिखाई है। सबसे बड़ी महिलाओं के लिए पानी की समस्या थी, अब उसमें हमें एक आशा की किरण दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आशा की किरण दिखा दी है, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान कब तक होगा? विधायक जी से सवाल है उनका, और वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है नगर पालिका के पास, ये उनका कहना है। जो जितनी भी गाड़ियां वहां खड़ी होती है उनको निश्चित रूप से वहां से तुरंत हटवा दिया जाएगा। कल के बाद आपको गाड़ियां मिलेंगी नहीं। ऐसे तुरंत कार्रवाई आज से पहले नहीं हुई होगी। आप तालियां बजा रही हैं। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए मकसद सूरत बदलने का ही है, और अगर आज आपको 24 घंटे के भीतर सूरत बदलने के कुछ मुद्दों पर संकेत मिल रहे हैं तो आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए। आप ही लोगों की प्रॉब्लम्स है जिनका यहाँ पर सॉल्यूशन चल रहा है। पानी की बात उन्होंने की विधायक जी, जिसका आपने धन्यवाद भी दिया, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है जो कि जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है। विधायक जी, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अपनी तरफ। जल जीवन मिशन से जुड़ा एक मुद्दा है, कई करोड़ों के टेंडर्स इलाके में हुए हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि काम काफी स्लो गति में चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना, वो काम आपके अंडर में तेज हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रदेश सरकार को ही यहां पर उस काम को आगे बढ़ाना है। सबने मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। इनको यहाँ पर जो एमएलए साहब है, इनको बिजली पुत्र कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके पिछले कार्यकाल में बड़ी जो कट की समस्या थी उससे निजात दिलाई, और ये जनता मानती है। जब हमने यहाँ रिसर्च किया है इस क्षेत्र में, तो अब पानी की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी खारा है यहाँ पर, और पेयजल की एक बड़ी समस्या है। तो आप एक बार माइक उठा के और अपनी जनता को ये विश्वास दिला दीजिए कि इस कार्यकाल में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक दारोदा का ट्यूबवेल बंद है। कस्बा खेड़ली की जो समस्या है मुख्य रूप से, मैं समझता हूँ उसके बारे में डिस्कस हो चुका है अधिकारियों से।
10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर पावर का ट्रांसफार्मर आ जाएगा, तो ये आपको सुचारू रूप से पूरे सबको पानी, हर बाढ़ को पानी मिल जाएगा। लेकिन जल जीवन मिशन के कामों में तेजी कब तक आ पाएगी, अगर आप थोड़ा सा आश्वासन दे पाए? देखो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई स्पेसिफिक कोई जगह हो तो उसके बारे में मैं उत्तर दूं। बाकी पूरा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत निश्चित रूप से पिछली सरकार ने, मुझे 1 महीना 15 दिन हुआ है अभी, और इस पर पूरा वो कर रहा हूँ, मैं परीक्षण कर रहा हूँ सारी चीज का, सब जगह जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ जगह से मुझे शिकायत मिल रही है उन शिकायतों को दूर करने का काम कर रहा हूँ। अधिकारियों से तुरंत उसके लिए कह रहा हूँ क्या कहाँ दिक्कत है। पिछली 5 साल की सरकार ने इस पे, जल जीवन मिशन पे, वाकई में सही कह रहे हो, बड़े धीमी गति से काम किया। जो काम नहीं हो पा रहा उसको निश्चित रूप से धरती पर लाने का काम करेंगे, ये मैंने सबसे वायदा। युवाओं ने आपका बम्पर साथ दिया इन चुनावों में। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर युवाओं का जो आक्रोश था वो कांग्रेस के डिमाइस का कारण बना। अब युवा आपसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं, उसको सुनिए। पहला सवाल है कि आपका बीजेपी का स्लोगन रहा था नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं के बारे में। दूसरा सवाल है जो आरएस की जो भर्ती है, वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं जयपुर में, उनको इतना कम समय मिला। मैं भी आरएस का एस्पिरेंट हूँ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ा पोस्टपोन करवाएं। और तीसरा है कि पानी की समस्या का मुद्दा। और चौथा ये पेपर लीक के बारे में आप किस प्रकार करेंगे। और जो पोस्टपोन्ड है वो आरएस की भर्ती में अभी उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है, जयपुर में बैठे हुए हैं वो लोग। आरएस वाला मसला है जिस पर मुझे लगता है अगर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात भी करते हैं तो ये बड़ी बात होगी। मेरे स्तर का मामला नहीं है, मुख्यमंत्री जी के स्तर का मामला है। फिर भी अरे सर जी, आप तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। युवा ने बात को, सवाल को उठाया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं विधानसभा में इस बात को रखने का काम करूंगा। जब सामूहिक रूप से सारे विधायक रखेंगे तो मैं भी निश्चित रूप से इसको, सवाल को रखने का काम करूंगा कि इस परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। हेल्थ सेक्टर से जुड़े भी कुछ बातें करना चाहता हूं। आप में से कोई भी अगर जवाब दे पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर तो दिया गया, पर जमीन और बजट ये सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। 21 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 6 ही डॉक्टर हैं, उनमें से भी 3 तो डेंटिस्ट हैं। अब सिर्फ दांत के ही मरीज तो नहीं पहुंचेंगे अस्पतालों में, और भी बीमारियां होती हैं जिसके मरीज पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए विधायक जी, अगर कुछ हो सके तो। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगले बजट में जब भी पोस्ट, जो स्वीकृत पोस्ट है, उनको मैं जितना जितना हो सकेगा, आप सबको पता है पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की समस्या है। जो जो ब्रांच के डॉक्टर्स चाहिए वो ब्रांचों के डॉक्टर जैसे जैसे समय समय पे मिलते जाएंगे, मैं उन डॉक्टरों को लगवाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या सुविधा देखने को मिलेगी आपको अस्पतालों में? अस्पतालों में गंदगी ज्यादा है, हर कोने पे थूक पानी ये सब खा खा के थूक देते हैं, बहुत गंदी है। सफाई ना वहाँ बाथरूम जाने की सुविधा है ना कुछ है। ठीक है, साफ सफाई को लेकर के और बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, मंदिरों में सफाई भी की जा रही है। तो अस्पताल जहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर जरूरत है साफ सफाई को लेकर के, वहाँ पर कमियां देखने को मिली है। अभी मैं औचक निरीक्षण करूंगा और मैं समझता हूँ यदि मुझे कमी मिली तो कल सुबह ठीक ठाक मिलेगा मामला। आपको सुबह जाना हॉस्पिटल, जब ठीक मिलेगा, ईश्वर नहीं करेगा आप हॉस्पिटल जाएं, लेकिन सफाई को देखने जरूर जाएं। मेरे हिसाब से प्रश्न है कि यहाँ सीवरेज लाइन की व्यवस्था कब होगी? में सड़ान रहती है, गंदगी रहती है, पानी निकास की समस्या है। ये बहुत बड़ा मसला है विधायक जी, सबने देखा यहाँ पर घूमते हुए। इस पर तो जवाब बनता है आपका। देखिए, मैं परमानेंट यदि इसका तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम का तो सीवरेज के माध्यम से होगा हल जी। और इसमें मैंने कहा ना, पार्लियामेंट इलेक्शन बाद विकास की तेज गति आएगी, उसमें निश्चित रूप से सीवरेज को लिया जाएगा और इसका समाधान किया जाएगा। तत्काल कहीं भी आपको कहीं कोई अब भी नालियां रुक रही हो तो अभी शिकायत करिए और उसका सुबह समाधान पाइए। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि जब ये आवारा पशु जो घूमते हैं मंडी के अंदर, कितने नुकसान होता है? आज तक किसी ने ध्यान दिया मंडी के अंदर इसको? आवारा पशुओं की समस्या बहुत है, हम जल्दी इसका समाधान करेंगे। आवारा पशुओं को बाहर तहसीलदार और टेरिटरी साहब से उसको परमिशन लेकर इसका को छुड़ाया जाएगा। कोई बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, जो बस स्टैंड है वो चालू नहीं है और बस की अलग जगह खड़ी होती है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। और दूसरी, बाजार में हमेशा जाम लगा रहता है, इसलिए यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाए। और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो जाम में चल नहीं पाता हॉस्पिटल जाने के लिए। विधायक जी, सिलसिलेवार तरीके से 2 सवाल।
पहला तो बस स्टैंड से जुड़ा हुआ। बस स्टैंड नगर पालिका द्वारा संचालित किया हुआ है और बस स्टैंड को रोकने के लिए बस की जो व्यवस्था राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नहीं की जा रही है, उसको मैं समझता हूँ दिखवाया जाएगा। पहले ऑर्डर कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और उस ऑर्डर को पालना क्यों नहीं हुई, फिर भी यदि कोई पालना नहीं हुई है तो मैं उस पालना कराने का काम करूँ, नंबर 1। नंबर 2, कल ही मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और मुख्यमंत्री जी से वायदा किया पूरे मोबाइल गाड़ी होगी, ट्रैफिक की यहाँ व्यवस्था होगी, होमगार्ड के सारे जवान डेली दिन और रात घूमने का काम करेंगे जिससे मोटरसाइकिल चोरों का पर्दाफाश हो और कोई भी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हो। ये निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री जी मिला हूँ, एसपी साहब को उन्होंने बोल दिया है और जल्दी ये कार्रवाई चालू हो जाएगी। जाम की एक बड़ी समस्या जो आपके जवाब में शायद नहीं आ पाई विधायक जी, हिंडौन फाटक एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। एम्बुलेंस को भी वहां पर जाम में फंसना पड़ता है। ओवरब्रिज की बात जरूर थी लेकिन क्या उसकी प्रक्रिया शुरू हो पाई है, इस बारे में कुछ बता पाएं? आरओबी का जो सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, 42 लाख रुपए उसके सैंक्शन हो चुके हैं और मैं समझता हूँ अब 42 करोड़ जी, और जल्दी अप्रैल के महीने से काम चालू हो जाए। बहुत बढ़िया। अप्रैल से देखिए हिंडौन फाटक की समस्या का समाधान 21 अप्रैल से हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए और भी सवाल है। मेरा प्रश्न शिक्षा विभाग से संबंधित है। सरकार ने यहाँ बहुत सारे स्कूल और कॉलेज तो खोल दिए हैं लेकिन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, योग्य फैकल्टी नहीं है, छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इस संदर्भ में माननीय विधायक साहब क्या कहना चाहते हैं, समस्या का समाधान करें। देखिए विधायक जी, शिक्षा से जुड़ा सवाल और दूसरा तो ये भी है कि उप तहसील में क्रमोन्नत किया गया है, जिसे महात्मा गांधी स्कूल बनना था वहां पर तो उप तहसील का भवन चल रहा है। देखो आपको पता है पिछली सरकार ने मलाई तो खाक हो गए, अब तो काम वाम छोड़ दिया हम पे सारा। हाँ। अब निश्चित रूप से जो भी लेक्चरर साहिबानों की जहाँ कमी है उनका निश्चित रूप से समाधान मैं समझता हूँ जल्दी जितना जैसे कोशिश होगी कि आपका इससे पहले जो टीचिंग का कर्म बोर्ड के एग्जाम है उस एग्जाम से पहले कुछ लोगों को लगा दिया जाए। कोशिश कर रहे हैं हम डेपुटेशन के माध्यम से या इधर उधर जिससे, लेकिन जो आपको पता है पूरे स्टेट लेवल की समस्या है, केवल कठुमर की एक समस्या नहीं। इसको फिर भी मैं कल ही मिलूंगा माननीय मंत्री महोदय से, कैसे समाधान इसका हो सकता है। हालात वाकई में ठीक नहीं है, उनको ठीक करने का काम बहुत जल्दी करें। एमएलए साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मन्नावर रोड और जो ये जरा बनोकर होते हैं यहाँ गो तस्करी जाती है रात में, कहना जो पुलिस प्रशासन से अनुरोध करें कि वो गो तस्करी रुक जाए। गौ तस्करी रुक जाए। देखिए ये मांग उठ रही है, मुख्य एजेंडा भी है सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ। आपने सही सवाल उठाया है, मैंने वही आपको पहले कहा था कि एक गाड़ी मोबाइल गाड़ी जल्दी बुलाई जा रही है, जवान रहेंगे रात दिन घूमेंगे उसमें और सब जगह जहाँ शिकायत मिलेगी जो भी गौ कसीका मिलेगा उसको तत्पर कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करी रुकेगी और गौ तस्कर सलाखों के पीछे होंगे। ये समाधान भी आपको हासिल हुआ है। छवि किसी के पास खड़ी हैं और छवि भी सवाल दे रही है। एक सवाल है और ये सवाल सामने आ रहा है, क्या सवाल है आपकी? मेरा सवाल चेयरमैन साहब से है कि आपने जो जगह जगह जो बाथरूम घर जो लोहे के जो लगवाए हुए हैं, ना तो उनमें गेट है और ना ही कुछ, और उनकी नियमित सफाई भी नहीं होती है। कई बार हमने आपको अवगत भी कराया है, हमने चैनल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी हमने आपको कई बार अवगत करा दिया, लेकिन उस पर आपका ध्यान मेरे हिसाब से शायद आकर्षित नहीं हुआ है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की है। आपके कर्मचारी सफाई तो करते हैं लेकिन सही तरह से सफाई उसकी नहीं होती है और ना ही उनमें गेट है और महिलाओं के लिए भी काफ़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। आपकी समस्या पहले आप मेरे पास आ चुकी है, मैंने सफाई व्यवस्था भी करवाई थी। अभी आप जो गेट की बोल रहे हैं, लोग रात को उसमें लैट्रिन कर जाते हैं, ना कि उसमें बाथरूम में लैट्रिन करके जाते हैं, वो उसको खराब कर देते हैं। हमारे कर्मचारी परेशान रहते हैं। आपकी समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। जहाँ जिसमें गेट नहीं लगे हुए हैं उनमें गेट लगवा दिया जाएगा। लेकिन ये कब तक हो सकता है, अगर इसका भी आश्वासन मिल जाए? बता दो आपको 15-20 दिन में करवा देंगे। बेरोजगारी के लिए आज तक यहाँ न तो कोई फैक्ट्री लगी बड़ी, कोई ने को बेरोजगार के लिए आज तक किसी राजनेता ने कदम उठाया। एक पूर्व में एक बोर्ड टांग दिया रीको, एक उसमें फैक्ट्री लगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे विधायक साहब से कि बेरोजगार जो प्लान कर रहे हैं, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई फरीदाबाद भाग रहा है, उनकी हत्या हो जाती है वहाँ जाके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी कोई समस्या को समाधान किया जाए और विधायक साहब से निवेदन करता हूँ
कि जल्दी जल्दी इनकी यहाँ कोई बड़ा प्लांट को फैक्ट्री लगवाने की कृपा करें। विधायक जी, इतने बड़ी मंडी के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया तो हो सकता है, ये सजेशंस भी आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? रोजगार तो आपके लिए एक अहम वादा रहा है। रीको की जो जमीन एक्वायर की है रीको ने, वो नॉर्म्स के हिसाब से उसको कोई 1.5 किलोमीटर आबादी बता दी गई है कि आबादी क्षेत्र 1.5 किलोमीटर पड़ता है, उसको गलत दर्शाया गया है। यदि आबादी 1.5 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो मैं समझता हूँ उसको बहुत जल्दी रीको इंडस्ट्री या जो स्थापित है उसको जल्दी चालू कराया जाएगा। और आप जानते हैं जब चालू होते हैं तो निश्चित रूप से उद्योग आएंगे ही उसमें, और इसीलिए तो मैंने कह रहा हूँ कि लोकल जो उत्पादन होता है, लोकल उद्योग कैसे लग सकते हैं, स्थानीय आधार पर हमारे व्यापारी कैसे उसमें भाग ले सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के साथ हम मिल बैठकर वायदा जो उनसे व्यापारियों के साथ जो उनकी समस्या उनको हल करने का काम करेंगे। संतों की तरफ से भी कुछ मांग उठी है। हाँ, मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ा सा प्रकाश डलवाऊंगा इस मामले में, थोड़ा मेरे को भी समझ में बैठ जाए। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई थी और स्टेट को जवाब देना था, तो स्टेट को चाहिए था कि यहाँ इसको सरसों के हिसाब से कुछ घोषित करते और उसको फिर जितनी सहायताएं मिल सकती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि जहाँ जो विशेष उत्पाद घोषित किया जाएगा उस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह से फैसिलिटी दी जाएगी, और जो लोग उसमें शामिल होंगे उनको सब्सिडी के माध्यम से, इंटरेस्ट के कट के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जाएगा। परंतु ये चूँकि प्याज का मामला गया, प्याज का मामला मुझे नहीं लगता है कि अलवर ज़िले के लिए कोई बहुत है, इसको दोबारा रीथिंक करके और फिर दोबारा से इसको सरसों को विशेष बताते हुए वे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाना चाहिए ताकि बड़ी इंडस्ट्रियां सरसों में आ जी सकें। कई बार राजस्थान को सरसों स्टेट बनाने की मांग अलग अलग मंचों पर कर चुके हैं, ये हमें जानकारी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ये मांग पहुंचाई है और इस क्षेत्र की जनता नहीं, लेकिन इससे अच्छा मौका क्या होगा बीके, आप भी जानते हैं, जब यहाँ भी भाजपा वहाँ भी भाजपा। डॉक्टर मोरवार का मैं इसमें थोड़ा करना चाहूँगा अध्यक्ष साहब। मैं एक सेकंड मैं एमएलए साहब का और अध्यक्ष साहब से, हमारे जो पूरे भारत के अध्यक्ष हैं उद्योग के, कि मैंने यहाँ सिर्फ 1 मील लगी हुई है, वो भी सक्सेस नहीं है, वो भी साल में, वो मेरी है यूं मान लो, मैंने लगा रखी है, हाँ, वो साल में 6 महीने बंद रहती है, जबकि मुझे यहाँ कच्चा माल मिलता है, सब बात मिलती है। पर हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स किसानों के लिए कुछ नहीं किया और टैक्स फ्री कर रखा है बाहर से जो तेल आता है, और उनका तेल सस्ता बिकता है, सरसों का तेल तेज बिकता है। तो मैं हमारे अध्यक्ष साहब से ही विनती करूंगा कि इस मामले को उठाएं, और भरतपुर में भी आधी मील बंद है और सरसों का उत्पादन अब की बार 130 लाख टन होगा, जो कभी भी नहीं हुआ है। देखिए, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक मौका रहेगा। अगर एक बार आप ताली बजा दें तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आखिर घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों है यहाँ पर? इतने व्यापारी दुखी है, इतना मतलब मील वाला दुखी है, सिर्फ 1 मील है वो नहीं चल पा रही है। दाल बराबर बाहर से तेल मंगा लेते हैं और उससे वो सस्ता पड़ता है, घर की ना किसानों को पैसा मिल रहा ना व्यापारी खुश है। घर की सरसों पामोलिन से भी नीचे है, बराबर नहीं है। मैं समाचार प्लस से यही निवेदन करूंगा, ये बात आप ऊपर उठाएं कि भाई व्यापारी और किसानों को भी पैसा नहीं तो इस पर सबसे अच्छा जवाब जेपी सर दे पाएंगे। इस बारे में सबसे अच्छा जवाब जेपी सर दे पाएंगे, और मंच खत्म होने से पहले वो आपको इसका जवाब देंगे। जी, यहाँ पहले प्याज को 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट रखा गया था, लेकिन उसके बाद कंडीशन देखते हुए सरसों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और राजस्थान सरकार की स्कीम थी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, जिसमें किसान को 75% सब्सिडी या 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी पूंजी निवेश अनुदान में, और 6% ब्याज जो भी वो लोन लेता था। उसके साथ 7 साल तक मंडी टैक्स की 100% छूट है, वो आज भी है। तो ऐसा नहीं है, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार तत्पर है और वो चालू है अभी भी। तो 1.5 करोड़ तक व्यापारी हो या किसान हो सभी को छूट है। और सरसों को भी इसमें PMFE में जो सेंटर की स्कीम है वो भी चालू है, और प्याज के साथ साथ सरसों भी इसमें शामिल है। बड़ी अजीब विडंबना है ना मनोज जी, सबसे पहले मनोज जी
मैं कुछ कहना चाहते हैं मनोज जी। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अपन अभी जो चल रहे हैं वो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। भाई साहब ने तेल मिल लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरसों का तेल निकालना ये इसका सबसे निम्न काम है। इसे नीचे किसी भी आइटम उसका तेल निकाल दिया आपने, तो आप उसके R&D के ऊपर आप सर्च कीजिए। जैसे प्याज की बात चली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज में एलाई थाइसोनेट होता है। अगर वो एलाई थाइसोनेट एक एसेंशियल ऑयल है, वो निकालते हैं तो उसके 45,000 रुपये किलो मार्केट में रेट है इंटरनेशनल में। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो अपन क्यों सोचें कि प्याज को सिर्फ सब्जी में यूज लेंगे, सरसों है, अपन ये क्यों सोचते हैं कि सरसों का सिर्फ तेल ही निकालेंगे। तेल तो कोई भी निकाल सकता है। आप सरसों है, सरसों के आप, मैंने अभी मजाक में कहा था कि सरसों के पुराने ज़माने में तकिए चलते थे बच्चों के लिए, आप वो बनाइए। एक तकिया जो है वो आपका 300-400 रुपये में बच्चों के लिए बिकेगा मेट्रो सिटी में। तो आज अपन के पास जो प्रोडक्ट है, अपन उसकी एक्चुअल गुणवत्ता नहीं जान रहे, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उसी क्रम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्याज अगर है तो प्याज की अगर सरकार द्वारा अगर कुछ इंसेंटिव एक्स्ट्रा देके एक एलाई थाइसोनेट की फैक्ट्री लगाई जाए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से उठ के प्याज केरल में जाता है, केरल में एक यूनिट है जो ये प्रोडक्शन कर रही है। तो इस प्रकार की इनोवेशन मेरे को लगता है कि जरूरत है अपने पॉलिसी मैटर है, इनोवेशन की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। तहसीलदार साहब, अगर एक एश्योरेंस मिल जाए, इतनी सारी जो योजनाएं चल रही हैं अगर वो लोगों तक पहुंच पाए। अभी हम भी अचंभित थे जब इन्होंने बताया कि किसानों को इस तरह का फायदा मिल सकता है। ये जानकारियां मुझे नहीं लगता बहुत से लोगों के पास है। एक बार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस टॉपिक को पूरा किया जाए। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक मील मेरी यहाँ होने के बावजूद नहीं चल रही, उस बात पर फोकस रखा जाए। क्यों नहीं चल रही, ये एक उदाहरण है। भरतपुर की मिलें बंद हैं, अलवर की मिलें बंद हैं, 50% प्रोडक्शन है। क्यों? इसका मुख्य कारण हमारा जो देसी तेल है, वो विदेशी तेल उनका बहुत सस्ता है। विदेशी तेल तो आम जनता जो तेल खाती है जो सस्ता होता है, तो केंद्र सरकार को उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 0 कर रखी है। उस पर इतना कम से कम ड्यूटी रखा जाए। जब आपका समर्थन मूल्य आप घोषित कर रहे हैं 5400 रुपये सरसों का, तो उसका तेल कम से कम 110 रुपये पड़ेगा। तो बाहर का तेल उस रेट तक है, कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई जाए कि वो सरसों तेल के बराबर हो। तो इसमें एक समस्या आती है, ये प्रैक्टिकल बात है कि जैसे ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी उस पर बढ़ाती है जी, और उसके साथ ही ये जो स्थानीय तेल है इसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनता है और इसकी वजह से उसको उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है, उसका इंपोर्ट बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक बड़ी समस्या है और पहले हुआ भी है ये। शर्मा जी, हम वही तो कहना चाहते हैं। सरकार ये चाहती है कि किसान को पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, आम जनता को तेल फ्री मिले। तो दोहरी नीति होगी ना कि आम जनता को हर एक बार सस्ता मिले। एक जमाखोरी भी होती है। जब ये कोई जमाखोरी का आज देखो, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी इस पर बढ़ा दी है, अब भाव बढ़ने वाले हैं, डिमांड निकलने वाली है, तो स्टॉक शुरू हो जाता है। तो स्थानीय व्यापारी, तो थोड़ा सा आप व्यापारियों को भी इसमें इस बात को समझना होगा और आपका साथ देना होगा कि जो स्टॉक ना किया जाए, जमाखोरी ना किया जाए, कालाबाजारी ना की जाए। मैं शर्मा जी वही कहना चाह रहा हूं, उन सब चीजों के लिए सब तरह के नियम है। वर्तमान में हर महीना हर के जगह हर हफ्ते हमें नेट पर अपना स्टॉक देना पड़ता है। हर चीज का एक सिस्टम है, उसको इस चीज से ना जोड़ा जाए। जब तक बाहर का तेल नीचा पड़ेगा, अपने देसी तेल के न तो रोजगार मिलेगा और न हमारी सब मिलें चलेगी। सरकार केंद्र चाहे उसको रियायत कितनी भी दे दे, रिबेट, राजस्थान सरकार कितनी रिबेट दे दें। अभी हारून जी कह रहे थे 75% छूट है, वो छूट का क्या करेंगे? छूट के बावजूद अगर खेड़ली मंडी की एक मिल बंद है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अब जिस जगह पर है मैं उसके प्रति तो थोड़ी लॉयल्टी दिखानी ही होगी। लेकिन अगर विधायक जी आपने सारे पॉइंट्स सुन लिए हैं, अगर एक छोटा सा आश्वासन या जो भी आप बोल सकें इस मुद्दे पर। पहले बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बाबूलाल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार से इस संबंध में निवेदन किया गया है कि हमारी मिलें जो बंद हो रही हैं ये चालू रखी जाए, और जो आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं भाव घटाने के लिए, उनको उनका संतुलन बनाया रखा जाना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी इस तरह से लगाई जाए कि आपके जो किसान को किसान की फसल का पूरा पैसा मिलता रहे, मिलें चलती रहें और उपभोक्ता को ठीक दामों पे। और इस संबंध में मेरे ख्याल से जल्दी एक मीटिंग भी हमारी होने वाली है और मैं मान कर चलता हूँ कि कोई ना कोई समाधान इसमें निकल जाएगा।
सबसे पहले तो सम्मानित मंच और यहाँ पधारे सभी ग्रामीणवासी और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच का आपने हिस्सा बनाया। और दूसरा आपका जो सवाल है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पूरे कटुमर क्षेत्र के अलावा भी पूरे भारतवर्ष में एक भारत विकसित संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है, जिसमें हमारी 17 योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा कैंपिंग अभियान जो चल रहा है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्येक ग्राम में ये कैंप हमारा चालू है। उन कैंप में इन 17 योजनाओं में हमारा कृषि से संबंधित भी योजनाएं ली हुई है हमने। उनमें एक तो हमारा मृदुल से संबंधित है, जहां हमारे किसान भाइयों को विशेष तौर से कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बहुत ही बारीकी से उनको समझाया जाता है कि ज़मीन की कौन सी किस्म किस उपयोगी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। उस ज़मीन का एक सैंपल लिया जाता है, मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेकर के किसान भाइयों को ये बताया जाता है कि ये मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है और इस मिट्टी में किस तरह का खाद हमने पहले ज़्यादा यूज़ लिया है और अब किस तरह का खाद हमें यूज़ लेना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये बताया जाता है कि जैविक खाद का उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं, यूरिया है, डीएपी है, यह बहुत कम यूज लेना चाहिए, जिससे क्या है उस मिट्टी की उर्वरकता है वो कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो एक बंजर की स्थिति में आ जाती है। तो अभी अपने इस विकसित भारत संकल्प योजना में माननीय विधायक महोदय जी भी करीब करीब समय निकालकर, हालांकि इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है क्योंकि अभी इनको उधर हमारे 19 तारीख से विधानसभा भी चालू हो जाएगी, इसके अलावा क्षेत्र में दौरे भी कर रहे हैं और फिर भी ये हमारे यहाँ जहाँ जहाँ कैंप का आयोजन किया जाता है ये खुद वहाँ जा कर के हमारे ग्रामीण वासियों से प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं जी। और सारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी, कर्मचारी और सभी हमारे जितने भी वहाँ सरपंच महोदय और बाकी सभी लोग पहुँचते हैं। और तहसीलदार साहब मैं एक सवाल यहाँ इस मंच से करना चाहूँ कि जब फसलों का समय होता है तो खाद की कमी होती है, कालाबाजारी होती है, ब्लैक से बिकने लग जाता है, कीमतें दुगनी तिगनी हो जाती है, इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? जी सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इस तरह की समस्या वैसे तो अभी तक मेरे पास नहीं आई है, लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सजग होना पड़ेगा हमारे किसान भाई को। हमारे किसान भाई को सजग होना पड़ेगा। अगर उसके साथ में इस तरह की समस्या आ रही है, वो दुकान पे जा रहा है और दुकान पे जाने के बाद में उसको जो उस पे एमआरपी है अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, खाद में अगर ऑलरेडी स्टॉक है और वो मना कर रहा है, तो आप लोग लिखित में शिकायत दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नैनो जो फर्टिलाइज़र जो हमने यूज़ लिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ लो। हम जहाँ भी शिकायत के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या? अगर है तो एक बार आप यहाँ से बोल दें, मुझे लगता है तमाम किसानों को उससे फायदा पहुंचेगा, या समय आने पर हेल्पलाइन नंबर बना लिया जाएगा। जी सर, कृषि विभाग ने वैसे करीब करीब ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पंचायत समितियों में अपने कृषि जो कार्यालय बने हुए हैं सब में उन्होंने अपनी पूरी डिटेल दी हुई है और सारे वहाँ नंबर लिखे हुए हैं। वैसे अगर कोई भी शिकायत आती है तो 181 पे आप डाल सकते हो और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जगह जगह डाले हुए हैं, आप उन पे आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एक बार यूरिया की कमी, मैं चूंकि अलवर मंडी में मेरे पास में भी और 3 यूरिया की खादों की दुकान है, 2 साल से केंद्र सरकार द्वारा यूरिया इतना दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस बार आपके पास कोई कमी की, कोई किसानों के कोई पेपरबाजी नहीं आई होगी। इस बार अभी तक कोई शिकायतें नहीं है और अभी तक ऐसी कोई खबर भी हमारे पास नहीं मिली है। केंद्र की अच्छी योजना 2 साल से चली है, उसमें उन लोगों ने उनको डायरेक्ट अपने संज्ञान में लेकर
उसको सब्सिडी देकर इस तरह से दिया है कि कोई किसान को परेशानी नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब तहसीलदार साहब ने कहा कि विधायक जी का स्केड्यूल बहुत बिजी है, और अगर स्केड्यूल बिजी है मतलब काम हो रहा है, बहुत सीधी सी बात यही है। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, कम से कम चलिए, अगर प्रशासन को प्रशासन काम करता दिखे और को शासन काम करते दिखे तो इससे सुखद तस्वीर और क्या होगी। वापस सवालों की तरफ जाते हैं भीड़ में। मेरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि जलवा तो हो ही चुका है, अब भारत माता का भी जलवा और संतों का भी जलवा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गौशाला की अगर व्यवस्था अगर हो जाए, और गौशाला की अगर व्यवस्था हो जाती है तो उसके लिए हम जमीन देने के लिए इच्छुक हैं। हमारे श्री महंत हैं, पुट्टिन मस्ता में जगह दे देंगे, हम 2-4 बीघा जमीन चाहिए तो हमारे गौशाला बनवा दीजिए आप। देखिए रास्ता तो यही निकल आया, जमीन यहीं के यहीं देने की बात हो गई। अब आपकी तरफ से अगर एक घोषणा हो जाती है तो विश्वास मानिए यहाँ एक एक शख्स जो गौ को अपनी माता मानता है इतनी दुआएं देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जमीन ये दान कर दें और एमएलए लड़े का पैसा आएगा, मैं सरकार की बात नहीं देखता, मैं तो मेरे कोटे से मतलब इनको जो आवश्यकता होगी उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये जय 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 श्री राम। देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा था, चलिए और भी अगर कुछ प्रश्न छवि कुछ पूछना चाहती है, छवि पूछ ले फिर मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल, समाचार प्लस के इस मंच पर आम जनता खुलकर अपने सवाल उठा रही है और बेबाकी से सवाल पूछ रही है, और अब एक और सवाल सामने आया है। क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले तो समाचार प्लस का जो ये अद्भुत कार्यक्रम है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये इस प्रकार का पहला अनूठा कार्यक्रम है। यहाँ जनता इससे इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होता है और शासन प्रशासन की जवाबदेही यहाँ तय होती है। मैं उन लोगों की तरफ से अपना सवाल रखना चाहता हूं जो अपना सवाल स्वयं नहीं रख पा रहे हैं। आज का हमारा बचपन मोबाइल में कैद है और हम स्वस्थ भारत की बात तो करते हैं और भारत के भविष्य की बातें तो करते हैं, परंतु भारत के भविष्य जो इस कस्बे में यहाँ पल रहा है उसके पास कोई भी सार्वजनिक खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। सभी बच्चे मंडी में साइकिल चलाते हैं, यहीं क्रिकेट खेलते हैं और यहीं स्केटिंग करते हैं, और जब मंडी में ज़्यादा आवक होती है तो इनको कहीं कोई खेल का स्थान नहीं मिल पाता है। विद्यालयों के भी खेल मैदान पूरी तरह से बंद हैं और कई बार यहाँ दुर्घटना को भी आमंत्रण देते हैं जब ये घूमते हैं और जब बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। तो मैं यहाँ 3 हमारे जो डिग्नेटरीज बैठे हैं जिनमें माननीय चेयरमैन साहब जिनकी प्रमुख भूमिका है, माननीय विधायक साहब जो अभी आए हैं निर्वाचित होकर के, और माननीय तहसीलदार साहब आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं आप तीनों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस कस्बे में जिसको हम बहुत आदर्श कस्बे के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं, क्या यहाँ बच्चों के लिए और इस पीढ़ी के लिए कोई खेल मैदान नहीं होना चाहिए? क्या आप इस प्रकार की कोई योजना भी अपनी नगर पालिका में रखते हैं? और तहसीलदार साहब क्या ऐसा कोई क्षेत्र आप उपलब्ध करा पाते हैं? आप तीनों यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं और इसका एक ठोस समाधान इस कस्बे में और इन बच्चों को प्रस्तुत करें। ये अपना सवाल मेरे माध्यम से आपके बीच में रख रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप जो मैदान के लिए कह रहे हैं, माननीय विधायक महोदय जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले मेरे को उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी सरकारी भूमि है अपनी उसका मैं रिकॉर्ड तैयार करूं, और वो मैंने काम चालू कर दिया है। और मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं भी वॉलीबॉल और जेवलिन थ्रो में रहा हूँ और इसके अलावा भी क्रिकेट का भी मैं खिलाड़ी हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे सच में मैंने काफ़ी देखा है कि सच में यहाँ पे खिलाड़ी जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन सच में जगह की कमी की वजह से वो व्यवस्था हो नहीं पा रही। तो जल्दी ही माननीय विधायक महोदय जी इसके लिए आप लोगों की मंशा पूरी करेंगे। धन्यवाद। तो खेड़ली के खिलाड़ी ना हो परेशान, हो चुका है समाधान और जल्द मिलेगा खुद का एक मैदान। और भी सवाल है? मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि संभव हो, और माननीय एमएलए साहब ये सबने लेकर घोषणा हो रही है इसके बीच में जो यहाँ इसी मौके पर इसी मंच पर। चलिए माननीय विधायक साहब से चर्चा करके अस्थायी कुछ व्यवस्था खेलकूद के लिए करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक अस्थायी व्यवस्था भी कर दी जाएगी, लेकिन अगर एक बार स्थायी कब तक हो सकता है समाधान? जल्द से जल्द 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने,
नहीं तो 2-3 महीने में कर देंगे। 2-3 अरे 2-3 क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए अब इसमें तो ताली बनती है, आखिर आप अपने ही ताली बच्चे बजा खेल दीजिए, रहे युवा जो हैं पीछे और उन्हें हैं, खेलने के लिए खड़े हुए मैदान हैं। मिल जाएगा, इससे बेहतर क्या जी। मैं माननीय एमएलए साहब से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में कोई भी टेक्निकल या मेडिकल संबंधी कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। नर्सिंग कॉलेज हुए या फिर कोई भी टेक्निकल कॉलेज हुए, तो इस तरह की योजना लाएं तो ज़्यादा ठीक रहे। ऐसी कोई मंशा हो या कोई प्लान हो या चाहें तो ऐसे कुछ बताएं। शिक्षा एक बार फिर कॉलेज चाहिए इलाके को। प्रोफेशनल, ये वो प्रोफेशनल, उनका हाँ। कहना है कि कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ताकि रोजगार भी जनरेट हो और रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट हो। इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट यहाँ मिले। क्या हो सकता है विधायक देखो, जी? सरकार की मंशा खुली है, कोई प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहे, नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहे तो खोल सकता है। आप सब जानते हैं भली भांति सारी चीजें हैं, अपनी अपनी फाइल लगाइए और उसमें मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार का जहाँ तक सवाल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अब से ब्लॉक स्तर पर नर्सिंग कॉलेज कहीं कभी कोई खोले नहीं कहीं भी पूरे राजस्थान में। फिर भी यदि ये कभी सरकार खोलेगी तो निश्चित रूप से कठुमरक खेड़ली में जरूर नर्सिंग कॉलेज खुलवाएगी। और इतिहास फाइल दबेगी नहीं, फाइल दबेगी नहीं एमएलए साहब, फाइल चलेगी और सूरत बदलेगी। सूरत बदलेगी। चलिए, मैं आदरणीय चेयरमैन साहब से कहना चाहता हूँ, कुछ सुधार के लिए कहना चाहता हूँ। अगर उनका मन हो और ठीक तरह से वो समझें कि उचित राय है तो माने, अन्यथा कोई बात नहीं है। कि खेड़ली मंडी में, कस्बे में जो साड़ों की समस्या है वो बहुत दर्दनाक समस्या है। रोजाना साड़ लड़ते हैं और मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों पर और आदमियों पर इस तरह से चढ़ते हैं कि जिससे कोई भी जनहानि कभी भी हो सकती है और वो आपके माथे मढ़ाई आएगी। आप इस बात को मतलब ये है कि सुधारें। सब्जी मंडी के पास जो अपनी जमीन है नगर पालिका की, मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूंगा कि उसमें मतलब ये, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि बाजार के लोग भी सब चीज बजट कोई नगर पालिकाओं में अलग अलग आता है, ये कोई होता नहीं। थोड़ा थोड़ा इसमें दान पुण्य का करने का भी काम करो। हम नगर पालिका में उनको वो अपने जो जमीन है उसमें उसको घेरने का काम करके हम बंद कर देंगे, बाकी उनको चराने का काम भी होना चाहिए। देखिए जी, जमीन चिन्हित हो चुकी है। हाँ। अब जन सहभागिता भी कीजिए। बिल्कुल अच्छा एक प्रस्ताव है एमएलए साहब का, उन्होंने जमीन आपको चिन्हित करके दी है, उसको आप गौशाला की तरह आप विकसित कर सकते हैं। जन सहभागिता से ये काम हो सकता है। बिल्कुल, हम भी कदम बढ़ाएंगे, आप भी कदम बढ़ाइए और मिलकर दम दिखाएंगे। और भी प्रश्न हैं जो आ रहे हैं, सुनते हैं। मेरा सवाल सरकार से है, माननीय विधायक जी से है कि समर्थन मूल्य पर खरीद क्यों नहीं होती। भारत सरकार हर बार समर्थन मूल्य बढ़ाते जा रही है, लेकिन खेड़ली मंडी में नहीं, राजस्थान में समस्या है। भाई रवि में तो सरसों खरीद लिए थे राजफेड। एमएसपी का मुद्दा आपके संकल्प पत्र में भी है। सवाल यह है, पड़ोस के राज्य हरियाणा में आढ़तियों के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है, जबकि राजस्थान में ये नहीं है सिस्टम। मैं राजफेड को नियुक्त कर रखा है, हर किसान राजफेड से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता और उसको औने पौने में अपने दाम बेचने पड़ते हैं, फसल बेचनी पड़ती है। खरीफ की फसल की तो राजस्थान में आज तक हमारे अलवर भरतपुर में खरीद हुई नहीं, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में बाजरा खरीद आढ़तियों के द्वारा समर्थन मूल्य पे किया जाता। तो प्रश्न ये है कि एमएसपी की जितनी भी खरीद है वो बजाय ठेकेदारों के माध्यम से होने के, मंडी प्रांगण में, सहकारी समितियों के होने के, मंडी प्रांगण में जो कच्चा आढ़तिया बैठा हुआ है उसके माध्यम से होनी चाहिए। और इसके कई सारे फायदे भी हैं। यहाँ एक तो क्वालिटी का ठीक रहेगा, जैसे आए दिन जब भी नैपिड माल बेचता है तो झगड़े होते रहते हैं। वो खरीदार कहता है कि ये माल ठीक नहीं है, नैपिड कहता है जैसा है वैसा उठाना पड़ेगा। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि ठेकेदारों के माध्यम से जो माल खरीदा गया है उसकी जो गुणपरकता है वो संदेहजनक है। तो इसलिए ये बराबर कहा जा रहा है और हमने ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के स्तर पर भी ये बराबर मांग उठा रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस तरह से एमएसपी की बात संकल्प पत्र में की गई है, उसी तरह से संकल्प पत्र में ये भी जोड़ा जाए कि ये जितनी भी खरीद होगी एमएसपी की वो आढ़तियों के माध्यम से होगी
और ये बात भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस मुद्दे को माननीय एमएलए साहब भी उठाएं। एमएलए साहब, ये संशोधन जो घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र में कहा है, आप इसको संशोधित करवाएं कि ये जो एमएसपी उन्होंने वादा तो किया है कि बाजरे की भी एमएसपी पर खरीदेंगे और गेहूं को भी, तिलहन को, तो वो मंडी प्रांगण से हो, मंडी के व्यापारियों के माध्यम से हो। इसमें अगर ये संशोधन हो जाए तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्ता साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा विस्तार समझ। जो एमएसटी पर किसान आड़तियों को देगा और जो राजफेड या विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से या कोई भी एजेंसी के माध्यम से, प्राइवेट लोगों के माध्यम से एमएसटी पे जो खरीद होती है, वो जो गैप होता है बाजार मूल्य का और समर्थन मूल्य का, उस गैप को सरकार क्या सब्सिडी के रूप में देती है या कोई मतलब उसको उनको क्या प्रोत्साहन देती है? तो भाव का जो अंतर का जो देने का काम, बात इस चीज की करनी है, बात कि भाई प्राइवेट स्तर पर आए और भाव का जो अंतर है वो आड़तिया को मतलब सब्सिडी किसान को सीधा दिया जाए। ये बात करने का काम निश्चित रूप से जो भी होगी उस पर माननीय हमारे स्टेट का मामला नहीं है, केंद्र सरकार का मामला है। संबंधित मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से तो मिलने का मेन्यू नहीं कह सकता, जो फेंक दूं, उससे करने का कोशिश करूंगा और जल्दी आपके समाधान कराने का काम करूंगा। डबल इंजन की सरकार का फायदा तभी होगा कि बात तुरंत पहुंचे। ये जो जमीन स्तर है, ये ग्राउंड लेवल की समस्या मांग है, वो आपके माध्यम से ऐसा किसी मंच पे उठाया जाए, इस बात को जरूर उठाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाया जाएगा और पार्लियामेंट इलेक्शन में इसको फायदे को लेने का काम करेंगे। इसको घोषणा कर दीजिए जिससे किसानों को फायदा मिले। हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी और बाबूलाल गुप्ता जी से अपील करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह प्रदान करें।